स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द ईरान के पर्सपेक्टिव से है। ईरान के वहाँ पे सिचुएटेड न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया, तो उसी के रिटेलिएशन के अंदर में यूएस के जो बेसेज मिडिल ईस्ट के वहाँ पे सिचुएटेड हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर में ईरान के द्वारा मिसाइल अटैक है उसको कैरी आउट किया गया है। मिसाइल अटैक किया गया है कतर के वहाँ पे, इराक के वहाँ पे जहाँ बेसेज हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट है। कतर के अंदर तो आप देखिए कि यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसका भी हेडक्वार्टर है। तो स्टूडेंट्स एक बार हम यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ के साथ में एरिया शेयर करने वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ईरान का यहाँ पे टेरिटोरियल एरिया है, ईरान का टेरिटोरियल एरिया है और यहाँ पे आपको जो पर्शियन गल्फ है वो देखने के लिए मिलता है। पर्शियन गल्फ का जो ये पार्ट है वो ईरान का है। यहाँ पे इराक भी अपना एरिया है वो शेयर करता है, इराक भी अपना एरिया शेयर करता है। इराक के सदर्न पार्ट के अंदर में आपको यहाँ पे जो है कुवैत नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे कुवैत नाम का कंट्री सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि आप इसके सदर्न पार्ट के लिए अगर मूवमेंट को कैरी आउट करते हो, ये जो एरिया है वो सऊदी अरेबिया का है, ये एरिया सऊदी अरेबिया का है। यहाँ पे आपको जो कतर है, कतर के पास में एक आइलैंड कंट्री है बहरीन है, यहाँ पे आप देखिए कि कतर है, कतर के पास में बहरीन है वो भी सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स इस पार्ट के अंदर में यूनाइटेड अरब अमीरात है और ये जो टिप है जो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया है, यहाँ पे ओमान अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। तो इस तरीके से पर्शियन गल्फ के कंट्रीज हैं, एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि ईरान है, ईरान के फिर यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के अंदर में इराक है जो भी अपना एरिया शेयर करता है, एक टिप है वो शेयर होता है इराक का। फिर आप देखिए कि कुवैत नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, सऊदी अरेबिया का एरिया है। बहरीन, इसका बहरीन जो कि आइलैंड कंट्री है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो भी अपना एरिया शेयर करता है। फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो कतर है जो कि एलएनजी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एलएनजी का एक्सपोर्ट कैरी आउट करता है। यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है। गल्फ के ये जो कंट्रीज हैं इनका एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है जिसका हेडक्वार्टर 1981 के समय इसको क्रिएट किया गया था। कौन कौन से कंट्री हैं जो यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं? जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसका जो हेडक्वार्टर है वो तो सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल सिटी है रियाद, वहाँ पे सिचुएटेड है। कंट्रीज कौन कौन से हैं? एक तो आप देखिए कि इसके अंदर में सऊदी है, सऊदी के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे बहरीन भी है, कतर भी है, कुवैत भी इसका पार्ट है और ओमान भी इसका यहाँ पे पार्ट है। तो 6 कंट्रीज हैं जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। ईरान और इराक जो कंट्री हैं वो इसके मेंबर हैं, वो नहीं हैं। फिर से एक बार इनको रिवाइज करते हैं कौन कौन से हैं। सऊदी अरेबिया है जो अपना एरिया शेयर करता है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे कुवैत है, कुवैत के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आइलैंड कंट्री है बहरीन है, कतर यहाँ पे है और ओमान नाम का जो कंट्री है। तो इस तरीके से 6 कंट्री इसका पार्ट है। यहाँ पे आप देखिए कि अभी हमने डिस्कस किया कि यूएस का जो सेंट्रल कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कतर के अंदर में है। इराक के अंदर भी उनका जो बेस है वो सिचुएटेड है। जो अटैक किया गया उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एक जो मिसाइल है उसका एरिया के अंदर में टारगेट है वो देखने के लिए मिलता भी है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्या इंडिया के भी कोई बेसेज हैं जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर में सिचुएटेड हैं? जैसे हम इसी एरिया के रिगार्डिंग में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो कि आप देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ पे जिबूती नाम का एक कंट्री है जहाँ पे चाइना का जो बेस है वो सिचुएटेड है। जो काफ़ी बार न्यूज़ में रहा करता है कि चाइना का उस एरिया के अंदर बेस है, क्या हमें भी अपने जो बेसेज हैं उनको एक्सपेंड करने का ज़रूरत है, मिलिट्री कोऑपरेशन को हम कैरी आउट कर सकें। तो स्टूडेंट सेंट्रल एशिया के अंदर में हमारा एक बेस है जो कि आप देखिए कि ताजिकिस्तान के वहाँ पे है। ताजिकिस्तान का जो फोर्सेज हैं और इंडियन जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा उस बेस को ऑपरेट किया जाता है। बेस का जो नाम है वो है परखोर, परखोर उस बेस का नाम है। फिर आप देखिए कि सिंगापुर के वहाँ पे जो मलक्का स्ट्रेट का एरिया है, इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है ट्रेड की रिगार्डिंग में, तो उसके अंदर भी सिंगापुर का जो चांगी बेस है वहाँ पे इंडिया को ऑपरेशनल वहाँ पे कुछ राइट्स हैं वो मिले हैं। काफ़ी बार हमारा जो प्लेन्स हैं वो ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं चांगी बेस के वहाँ पे।
ओमान के वहाँ पे दक्कम पोर्ट है, जिसका कि इंडिया को दक्कम पोर्ट है जो इंडिया को मिला हुआ है ओमान के वहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स इसके अलावा भूटान का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे आप देखिए कि 2017 के समय डोकलाम का जो इश्यू है वो देखने के लिए मिला था। डोकलाम जो चाइना के द्वारा उस एरिया को अनेक्स करने का कोशिश किया गया, इंडियन फोर्सेज का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान के अंदर भी कंटिन्यूस हमारा जो फोर्सेज है उनका प्रेजेंस हुआ करता है, और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कनेक्टिविटी के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी एरिया से आप देखिए कि जो चुंबी वैली है वो पास करती है। वो एक काफ़ी आप देखिए कि नैरो एक स्ट्रेच है जो कि हमारा जो जोग्राफिकली कनेक्टिविटी है उसको कैरी आउट करता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो मडागास्कर है, मॉरिशस है, मॉरिशस के वहाँ पे तो प्रपोज है एक हमारा बेस, बट वो एग्जिस्टेंस में अभी तक आया नहीं है, वो प्रपोजल फेज के अंदर ही है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमी का जो पेज है, बिजनेस का पेज, वहाँ पे उसको मेंशन किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एरिया है अगर उसको ईरान के द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि क्लोज किया जाता है तो क्या इंडिया को किसी तरीके का बेनिफिट रहेगा? यस स्टूडेंट्स, इंडिया आप देखिए कि क्रूड ऑयल है उसको हम परचेज करते हैं। क्रूड ऑयल जो हम मैक्सिमम बाहर के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में परचेज हम वो करते हैं, बट हमारा जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसके थ्रू हम उस क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग करने के बाद में उसका जो सेलिंग है उसको भी हम कैरी आउट करते हैं। तो जो जेट फ्यूल है, टर्बाइन फ्यूल है, उसके रिगार्डिंग में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्लोज किया जाता है, या क्लोज आप देखिए कि कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस में आता है। कैसे ये बेनिफिट करेगा हम हमारे जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, रिफाइनिंग जो ऑयल है उसको यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी सप्लाई हुआ करता है जो बेसिकली जो क्रूड ऑयल है। अब यहाँ से अगर सप्लाई नहीं होगा, ये जो कंट्रीज हैं इनके थ्रू नहीं सप्लाई होगा, तो आप देखिए कि इंडिया अपना जो रिफाइनिंग प्रोडक्ट है उसको उसका जो सेलिंग है वो इंक्रीज होगा। प्राइस तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस हुआ करता है वो लास्ट 1 वीक के अंदर में उसका इंक्रीज है वो देखने के लिए मिला है। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने डिस्कस किया। हमने यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के हेडक्वार्टर के बारे में देखा है। तो स्टूडेंट्स, सऊदी अरेबिया के अंदर ही आप देखिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हैं OIC है, उसका भी हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। कौन सा सिटी के अंदर में सिचुएटेड है हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर है जेद्दा नाम का जो सिटी है, जेद्दा नाम का सिटी है जो कि रेड सी का जो पार्ट है उसके साथ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया जो रेड सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि बाईपोल इलेक्शन का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है जिसके अंदर में जो विक्ट्री पर्सन है उनको बताया गया है। हमारे UPSC के एग्जाम के रिगार्डिंग में तो इम्पोर्टेंट ये है कि बाईपोल कब कंडक्ट हुआ करता है। कोई भी सीट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए सीट किसका था, लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट था मैक्सिमम यहाँ पे। फिर आप देखिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है या यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका भी इलेक्शन कंडक्ट कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगर आपको ये नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कंटेस्ट कराता है, तो आप जाके अपना जो पॉलिटी का बुक आप रीड करते हो वहाँ से इलेक्शन कमीशन के चैप्टर को रीड करना, जिससे कि आपको पता लगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये भी होता है कि जो स्टेट के इलेक्शन कमीशन होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनके द्वारा कौन से इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। आप देखिए कि जो जनरल इलेक्शन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, उसके अंदर अपना सपोर्ट तो वो प्रोवाइड करते हैं, बट मेनली उनके द्वारा जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको सेटअप किया गया। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी जिनको बनाया गया है, उन्हीं के कंडक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास में। तो यहाँ पे बाईपोल के बारे में था। बाईपोल के बारे में अब आप देखिए कि जब भी कोई सीट के ऊपर में वैकेंसी क्रिएट होती है, वैकेंसी अलग अलग रीजन से हो सकती है। वैकेंसी किस किस वजह से क्रिएट हो सकती है? जो कैंडिडेचर है, जो वहाँ पे लेजिस्लेचर है, उसका डेथ हो जाए, डेथ हो सकता है, उसके द्वारा रिजाइन कर दिया जाए, रेजिग्नेशन को कैरी आउट किया जाए, उनका जो इलेक्शन जो उनके द्वारा जो इलेक्शन को कंटेस्ट किया गया था, अब आप देखिए उस इलेक्शन को कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड है, वो मान लिया गया है कि कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन को उनके द्वारा वायलेट किया गया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कॉन्सेप्ट को, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए।
उनका एक्सपेल्सन हो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से या लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो उस समय में वैकेंसी है वो क्रिएट होता है। बट अगर स्टूडेंट्स वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट हुआ, नया इलेक्शन हुआ, नए पर्सन है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करके आए हैं, तो क्या उनका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट 5 ईयर का रहेगा? तो आप देखें कि कंप्लीट 5 ईयर का टाइम पीरियड नहीं होता है। जितना उनका रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग में ये इलेक्शन के उस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, उस सीट को सर्व करते हैं। कब यहाँ पे जो बाईपोल है वो नहीं कंडक्ट होता है? बाईपोल नहीं कंडक्ट होता है अगर टेन्योर लेस देन 1 ईयर का है। अगर टेन्योर जो है लेस देन 1 ईयर का है तो वहाँ पे बाईपोल है वो नहीं कंडक्ट होगा। एक वजह से भी नहीं कंडक्ट होता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके हुए पता लगे कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बेटर नहीं है, तो उस समय भी इलेक्शंस हैं वो नहीं कंडक्ट होते हैं। कौन सा ऐसा हमारा सेक्शन है पॉलिटी का जिसके थ्रू ये राइट्स हैं इलेक्शन कमीशन को बाईपोल को कंडक्ट कराने के? तो आप देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपने रीड किया होगा। 2 एक्ट हैं बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एक 1950 का है, एक 51 का है। 1951 का जो एक्ट है उसका बेसिकली सेक्शन 151A है, उसका सेक्शन है 151A, जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई वैकेंसी क्रिएट हो किसी भी वजह से, डेथ, रेजिग्नेशन, उनका एक्सपेल्सन, उनका डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसके विद इन 6 मंथ के अंदर में इनको इलेक्शन है वो कंडक्ट कराने होंगे, विद इन 6 मंथ के अंदर में। और टेन्योर है वो लेस देन 1 ईयर का ना हो, मोर देन 1 ईयर का हो, जब भी यहाँ पे इलेक्शन है वो कंटेस्ट होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ ये तो इलेक्शन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर आप देखिए कि हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में एक न्यूज़ है। राजस्थान है, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश है और गुजरात का जो एरिया है जहाँ पे एक ट्राई जंक्शन क्रिएट होता है उस एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि ट्राइबल्स के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी भी होते थे उस एरिया में जिन्होंने संप सभा का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ट्राइबल कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया था एक फ्रीडम मूवमेंट के समय में। उनके बारे में भी हम रीड करेंगे। गोविंद गुरु उनको हम जाना करते हैं। एक जो हमारे गुरु गोविंद हैं वो आप देखिए कि 10th सिख गुरु हैं। एक यहाँ पे गोविंद गुरु हैं जो कि राजस्थान के सदर्न पार्ट के अंदर में वहाँ का ट्राइबल कम्युनिटीज उनको वर्शिप करती हैं और उनके द्वारा ट्राइबल कम्युनिटी को यूनाइट किया गया था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में। ब्रिटिश उनके अगेंस्ट में फायरिंग करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मार दिया जाता है। हमारे पीएम सर 2022 या 23 के समय में उस एरिया के लिए विजिट भी किए थे। गुरु गोविंद का जो वहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि उस ट्राई जंक्शन के अंदर में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे का अवेयरनेस को कैरी आउट किए हैं कि कैसे हमारे जो इंडिजीनियस सीड्स हैं वो यहाँ पे एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को कैरी आउट करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो आप बेसिकली अपना डेली कंजप्शन के ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आपने जो शकरकंद हुआ करता है जिसको कि हम स्वीट पोटैटो के नाम से जाना करते हैं, या आप टोमेटो के रूप से ही कंसीडर कीजिए। अगर आपको इंडिजीनियस जो ब्रीड का या इंडिजीनियस क्वालिटी का अगर टोमेटो आप कंज्यूम करते हो तो आप देखना कि उसका जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उसका टेस्ट के अलावा स्टूडेंट्स उसमें जो फ्रेगनेंस है, जो उसका एरोमा है, उसका भी आपको जो डिफरेंट जो फीलिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप हाइब्रिड क्वालिटी के जो टोमेटोज हैं उनको कंज्यूम करते हो, हाइब्रिड भी आप देखिए कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाइब्रिड इम्पोर्टेंट इस वजह से है पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमें लार्जर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रिक्वायरमेंट है, लार्जर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रिक्वायरमेंट है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो कंप्लीट 12 मंथ के दौरान में जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है, उस समय भी हाइब्रिड जो वैरायटी के जो सीड्स हैं उनको हम जो प्रोड्यूस है उनके थ्रू जो प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। बट हमारा जो इंडिजीनियस जो भी ब्रीड्स हैं, इंडिजीनियस जो सीड्स हैं, उनका एक डिफरेंट आपको जो टेस्ट है वो मिलेगा, डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा। ट्रेडिशनल सीड्स का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे शो करता है। हमारे काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे मोर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने तो अपने इंडिजीनियस सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया है। जैसे उड़ीसा का भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे सीड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कर्नाटका के अंदर भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे इंडिजीनियस सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के इनिशिएटिव हैं वो चलाए गए हैं। और इन 3 एरियाज़ के अंदर में भी उस ट्राइबल कम्युनिटीज़ के एरिया के अंदर में भी बीज उत्सव है वो चलाया गया है, जिससे कि लोगों का अवेयरनेस है वो इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी को कैरी आउट है। तो ट्राइबल कम्युनिटी लेड ये सीड सिस्टम है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अब अगर हम बात करें गोविंद गुरु के बारे में,
तो आप देखिए कि उनके द्वारा जो हमारे तो स्टूडेंट्स 1883 का वो समय है जब गोविंद गुरु मानगढ़ का जो एरिया है राजस्थान के अंदर में मानगढ़ का एरिया है, जहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि संप सभा है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, संप सभा है उसको इस्टेब्लिश करते हैं। जो दयानंद सरस्वती हैं उनसे ये इंस्पायर हुआ करते थे, उनके जो आइडियाज़ हैं उनसे इंस्पायर हुआ करते। इसको कभी कभी SUMP के नाम से भी, SUMP की भी बेसिकली स्पेल है वो किया करते हैं। फिर आप देखिए कि 1913 के समय में वहाँ पे ब्रिटिश है उनका जो एनुअल वहाँ पे जो मेला लगता था, एनुअली वे के अंदर में जो ट्राइबल पर्सनस हैं वो इकट्ठे हुआ करते थे संप सभा के अंदर में। तो आप देखिए उसको जो ब्रिटिश हैं वो अपोज करते हैं और 1913 के समय में वहाँ पे फायरिंग करते हैं जिसमें काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ था, जिसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं, एक नेम है वो दिया जाता है। तो ये गोविंद गुरु का एक मूवमेंट था जिसमें ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज है वो किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 के समय जलियांवाला बाग है वो हुआ था। कौन कौन सा ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती हैं? भील है, ग्रासिया है, और भी काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो इस एरिया में हुआ करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के ही बारे में। इस समय के साथ में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्लाइमेट चेंज का भी इशू है और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो हमारा जो एयर है वो भी आप देखें कि ड्राई हुआ है। एयर का भी जो थ्रस्ट है, जो प्यास है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एयर इट्सेल्फ मोर थ्रस्टी है, वो समय के साथ में इंक्रीज हुआ। थ्रस्ट वेव एक टर्म है इसके रिगार्डिंग में, थ्रस्ट वेव एक टर्म है। थ्रस्ट वेव टर्म का बेसिक मीनिंग क्या है कि 3 दिनों तक अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एयर ड्राई होती है, तो आप देखिए कि लैंड एरिया के अंदर में भी जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है उसका इवोपरेशन है वो हुआ करता है। हमारे प्लांट से भी इवोपरेशन है वो हुआ करता है। तो यहाँ पे इवापो ट्रांसपिरेशन जो टर्म है वो बताया गया है, इवापो इवापो ट्रांस आपसे अब देखिए कि हो सकता है लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में कम क्वेश्चन पूछे गए हों टर्म के बेसिस पे, बट हो सकता है यूपीएससी नेक्स्ट ईयर ही टर्म के रिगार्डिंग में मोर क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो ये जो टर्म्स मेंशन की जाती हैं वो भी आपको अच्छे से रीड करने का ज़रूरत है। इवापो ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे लैंड के अलावा आप देखिए कि जो प्लांट के जो लीव्स हैं उनके थ्रू भी जो यहाँ पे इवोपरेशन प्रोसेस हुआ करता है, उसको इंक्लूड करते हुए जो टर्म है उसको मेंशन किया गया। समय के साथ में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये इंसिडेंट और देखने के लिए मिलेंगे, इसी वजह से हमें क्लाइमेट चेंज है उसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। और एक और प्रैक्टिस आप ऑब्जर्व करोगे अगर आप रूरल एरिया के लिए विजिट करते हो, आप देखिए कि पहले रूरल एरिया के अंदर में सपोज कीजिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर में काफ़ी सारे पेड़ हैं वो हुआ करते थे, सपोज कीजिए 2-3 पेड़ हैं वो हुआ करते थे। अब आप ऑब्जर्व करना इस जो ओवर द ईयर्स लास्ट 20 ईयर्स के अंदर में अब एग्रीकल्चर एरिया के अंदर में भी जो पेड़ है उनका संख्या काफ़ी कम हुआ है। ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट वेव का कंडीशन है वो मोर देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि यहाँ पे सैंड का भी एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए माइग्रेशन इंक्रीज होगा अगर पेड़ कम है तो। और भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट हैं वो हुआ करते हैं। और इसको कम क्यों किया गया? कम इसी वजह से कर दिया गया कि जहाँ जहाँ पेड़ का छाया रहता है उस एरिया के अंदर में कम प्रोडक्शन होता है, कम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। बट आप देखिए कि ये एक को रिलेशन है ट्रीज का, कुछ जो एनिमल्स हैं, कुछ वहाँ पे आप देखिए कि जो रेप्टाइल्स हैं उनका एक फार्मर के साथ में को रिलेशन है, वो किसी ना किसी तरीके से हेल्प वो प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी बार आपको स्नेक्स देखने के लिए मिलेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में स्नेक्स हुआ करते हैं, तो क्या स्नेक्स को डैमेज कर दिया जाए? डैमेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फूड जो क्रॉप आप लगाओगे उसको अगर यहाँ पे जो रोडेंट्स हैं, जो चूहे हैं, उनसे अगर आपको बचाना है तो उसके लिए स्नेक्स का भी होना ज़रूरी है। इसी वजह से आपको राजस्थान के अंदर में स्पेशली आप देखिए कि राजस्थान, हरियाणा, वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोकल जो डीटीज हैं, लोकल डाइटीज हैं, उनका वर्शिप देखने के लिए मिलता है मानसून के समय में, कि जिसमें लोग अपना वर्शिप को कैरी आउट करते हैं। गोगा जी है, पाबू जी है और गुरु जम्बेश्वर हैं, जो आप देखिए कि उनका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर में ऐसा लोग वर्शिप करते हैं कि उनको अपना हेल्प है वो प्रोवाइड करते हैं। स्नेक का बाइटिंग से भी हेल्प करते हैं। ये वन काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअली आप देखिए कि उनका एक फीलिंग आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स
एससीओ के बारे में है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 5 कंट्रीज के द्वारा संघाई 5 के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसका जो मेंबरशिप है वो इंक्रीज हुआ। एससीओ का जो मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, उसका मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा चाइना के अंदर में, बेसिकली जिसके अंदर हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो वहाँ पे गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर भी उसके विजिट के लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे डिस्कशन है। एससीओ का एक स्टेटमेंट था, इंडिया ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया एससीओ के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में, जिसमें आप देखिए कि जो मिलिट्री एक्शंस हैं जिसको कंडेम किया गया था, इंडिया का खुद का अपना स्टैंड है वो कैरी आउट किया गया है इंडिया के द्वारा। जब भी कोई कंट्री अपना कोई अटैक को कैरी आउट करता है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर में, या जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज होती हैं। एससीओ संघाई 5 के रूप से सेटअप हुआ। अब प्रेजेंट समय में कौन कौन से कंट्री इसका पार्ट हैं, और तो आपको सेंट्रल एशिया की कंट्री याद रखने हैं। 4 सेंट्रल एशिया की कंट्री हैं। 4 कौन कौन से कंट्री हैं, आप देखिए कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है यहाँ पे, जो कि ईरान के साथ में एरिया शेयर करने वाला, कैस्पियन सी के साथ में एरिया शेयर करने वाला सेंट्रल एशियन कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, वो यहाँ पे नहीं है। ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के अलावा स्टूडेंट्स उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये 4 कंट्री तो सेंट्रल एशियन है। फिर आप देखिए कि रसिया और चाइना है, रूस और चाइना है। इंडिया और पाकिस्तान को बाद में ऐड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया। फिर इंडिया पाकिस्तान के बाद में आप देखिए कि बेलारूस और ईरान है, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड है, वो कर लिया गया है। बेलारूस जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के वहाँ पे है। रसिया के द्वारा अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको वहाँ पे जो ट्रांसफ़र करने का एक न्यूज़ है वो आया था कि रसिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस के वहाँ पे डिप्लॉय है वो किया है। फिर आप देखिए कि ईरान है, ईरान को भी इसका मेंबरशिप दिया गया है। एससीओ के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एससीओ कितना परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है, तो ये आपका होमवर्क है। नहीं पता है तो गूगल कीजिए, गूगल करने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कितना परसेंटेज पॉपुलेशन को, कितना परसेंट जो ग्लोबल जीडीपी है या कितना परसेंट ट्रेड है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ऐसे भी सवाल यूपीएससी पूछ लेता है। 2 ईयर बैक के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर हम बात करें एससीओ का ही जो विंग है उसके अंदर में एक यहाँ पे सेक्शन हुआ करता है जिसको कि हम रेड्स के नाम से जानते हैं, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है यहाँ पे। और आप देखिए आयरनी इस ग्रुप का देखिए कि उसके अंदर में पाकिस्तान भी है, एंटी टेररिस्ट का विंग है उस ग्रुप का, और उसका पाकिस्तान भी उसका मेंबर यहाँ पे है। चाइना के विजिट के लिए गए हैं तो उसी के बारे में जो मेंशन है वो किया गया। चाइना के रिगार्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे रिसेंटली जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके रिगार्डिंग में भी हमारे जो डिसंगेजमेंट है वो देखने के लिए मिला है, जो वहाँ पे कंटिन्यूस एक वन काइंड ऑफ डिफेंस फोर्सेज का एक कन्फ्लिक्ट था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि माउंट जो कैलाश है और मानसरोवर लेक है उसका भी जो यात्रा है, माउंट कैलाश, जो कि काफ़ी सारे रिवर्स के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंस है इन माउंटेन्स एंड लेक्स का। माउंट कैलाश के अलावा आप देखिए कि मानसरोवर लेक है, उसके रिगार्डिंग में जो यात्रा है उसको भी कैरी आउट किया गया। कौन से एरिया से यात्रा हुआ है, सिक्किम का। आप देखिए कि जो नाथुला है, नाथुला पास है, उसके थ्रू जो एक बैच है उसको सेंड किया गया है इस रिलीजियस यात्रा के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोखरण के बारे में है। पोखरण के अंदर में किसी सोशल मीडिया पोस्ट के रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। एग्जाम के लिए इस न्यूज़ को हमने क्यों इंक्लूड किया है पोखरण को, यहाँ पे अभी न्यूक्लियर अटैक्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया गया, वो न्यूज़ में था ईरान यूएस के उस सिचुएशन की वजह से। अब आप देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री के द्वारा भी जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, जो टोटल 9 कंट्रीज हैं न्यूक्लियर आर्म्ड प्रेजेंट समय में, तो पोखरण के अंदर ही हमने जो टेस्टिंग है वो किया था। पोखरण जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में है। फर्स्ट जो हमने टेस्ट किया वो 1973 के समय किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है। और जो सेकंड टेस्ट किया वो 1998 के समय किया, 1998 के समय में ऑपरेशन शक्ति के थ्रू में। स्माइलिंग बुद्धा है, स्माइलिंग बुद्धा है, और यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति है, ऑपरेशन शक्ति है। अब आपको ये डेट पता होनी चाहिए, 11 मई का वो दिन है पोखरण के अंदर में जब टेस्टिंग होता है 1998 के समय में। और इस डे को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप से भी सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप से। जो साइंस सेक्टर के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा
जिसमें आप देखिए कि यंग साइंटिस्ट हैं, रिसर्च के रिगार्डिंग में जो अवार्ड हुआ करते हैं वो 2 दिन ही दिए जाते हैं। एक तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, और एक 23 अगस्त जब हमारा चंद्रयान 3 है वो पहुंचा था मून के वहाँ पे। तो आप देखिए कि जो 23 अगस्त का जो डे है, जिसको स्पेस डे के रूप से इंडिया ऑब्जर्व करता है उस अचीवमेंट के बाद से। नेक्स्ट आप देखिएगा ओबीसी सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट को रिव्यू किया जाएगा कि जो सिंगल मदर है उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको कैसे यहाँ पे कंसिडर करना है, फादर का मोर डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उसके एक रिव्यू प्रोसेस के बारे में ये यहाँ पे न्यूज मेंशन है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओबीसी रिजर्वेशन, फर्स्ट ओबीसी कमीशन जो काका कालरेकर कमीशन बनता है, मंडल कमीशन सेकंड बनता है, फिर उसका रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन में आती हैं, और फिर ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो भी इस्टेब्लिशमेंट में आता है। फिर आप देखिए इंदिरा साहनी केस है, 50% का कैपिंग ना होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के बाद में वो 50% कैपिंग है वो क्रॉस हुआ है, और अब ऐसे रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट है उसी का आपको जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में है, तो आपको यहाँ पे सिरिया सिंगल केस के बारे में पता होना चाहिए। सिरिया सिंगल केस के बारे में मेंशन है, वो किया गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, बट किसी भी तरीके से आपका जो पोस्ट है वो डेरोगेटरी ना होना चाहिए। किसी का आप देखिए कि जो आपका जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो यहाँ पे जो सोर्निटी ऑफ इंडिया है, कोई फ्रेंडली रिलेशन के साथ में हमारे जो रिलेशन है उसको डैमेज है वो ना करे। क्या हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है स्पेस सेक्टर के अंदर में अपना इंगेजमेंट को कैरी आउट कर सकता है? तो आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर का जो इंगेजमेंट तो इंक्रीज हुआ है, बट अभी प्राइवेट सेक्टर कम्प्लीटली डेवलपिंग स्टेज में नहीं है कि जिसमें बायोटेक्नोलॉजी स्पेस सेक्टर उसके अंदर में उसका कोऑपरेशन इंक्रीज हो। जो हमारे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं वहाँ तो आप देखिए कि जो इंक्रीज है वो हुआ है, जिसमें जिसको एक 3 स्टेज व्हीकल के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे हम रीड करेंगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज एक व्हीकल हुआ करता है। लेस देन 500 केजी, लेस देन 500 केजी का जो यहाँ पे इनका वजन होता है, और लोअर अर्थ ऑर्बिटल का जो एरिया है वहाँ पे अपना ऑपरेशन को ये कैरी आउट करते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ये बेसिकली आप देखिए कि हमारे प्राइवेट सेक्टर का जो कंपनीज हैं उनके कंट्रीब्यूशन के साथ में काफ़ी सारे इंक्रीज हुए हैं, जिसमें अग्निकुल है, स्काई रूट है, और भी काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका नाम है वो मेंशन किया गया है। तो आपको 1-2 नाम याद होने चाहिए, कभी कोई आंसर पूछ लिया जाए स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप अपने आंसर के अंदर में उसको कोट कर सको। प्रीलिम्स के अंदर में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग में। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का जो नाम आप कोट करोगे वो करोगे अपने मेंस के आंसर के अंदर में। फिर आप देखिए कि ट्रेड यूनियंस के द्वारा रेलवे बोर्ड का एक डिसीजन है जिसमें रिटायर्ड पर्सन है उनको हायर किया गया है, दोबारा से उनको रीहायर किया गया है एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के रिगार्डिंग में। तो उसका ट्रेड यूनियन सपोज इस वजह से करते हैं कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और जिन लोगों को जॉब मिल चुका है आप उनको फिर से हायर कर रहे हो यहाँ पे काम के रिगार्डिंग में, तो यूथ को जो जॉब है वो आप प्रोवाइड कीजिए। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको रेलवे बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, कैसे रेलवे बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1905 के समय। फिर एक्वर्थी कमेटी है उसको कैसे रेगुलेट करती है, कैसे इसको चेंज करती है, एक्वर्थी कमेटी जो 1921 के समय आती है। तो ये रेलवे बोर्ड जो कि हाईएस्ट एक बोर्ड हुआ करता है, हमारा जो वुमेन ऑफिसर हैं उनके द्वारा भी इसको रिसेंटली हेड किया गया था रेलवे बोर्ड को। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो आपको ट्रेड यूनियन के बारे में पता होना चाहिए कि वर्किंग क्लास हमारे यहाँ पे कैसे यूनियन के रूप से फॉर्म होती है। क्या ये कॉलोनियल एरा के समय ही वर्किंग क्लास का मूवमेंट हुआ था जिससे कि ये जो ट्रेड यूनियंस है वो क्रिएट हुए। तो स्टूडेंट्स अगर हम वर्किंग क्लास के मूवमेंट के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि 1881 के समय आपको फैक्ट्री एक्ट देखने के लिए मिलता है, रिपन के समय वो फैक्ट्री एक्ट आता है। फिर 1891 का भी एक्ट है, उस समय से कंटिन्यूस मूवमेंट होता है कि हमें वर्किंग क्लास का भी अपना वर्क को कैरी आउट करना है। 1870 के समय एक शशिपदा बनर्जी नाम के पर्सन हुआ करते थे, वो एक वर्किंग जो पर्सन है उनके रिगार्डिंग में क्लब को फॉर्म किया था उनके द्वारा, वर्किंग मैंस क्लब होता था। तो आपको ये याद रखना है 1870 के समय में कौन पर्सन हुआ करते थे, शशि बनर्जी हैं, जिनके द्वारा जो भारत श्रमजीवी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाया गया था।
फिर आप देखिए कि एनएम लोखंडे हैं, एनएम लोखंडे के द्वारा दीन बंधु है उसको चलाया जाता है। बॉम्बे मिल का जो एसोसिएशन है उसको वो सेटअप करते हैं। जो हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके द्वारा आप देखिए कि केसरी और मराठा उनका न्यूज़पेपर है, उसके अंदर भी वो जो हमारा वर्किंग क्लास का जो प्रोटेस्ट है, स्पेशल रेलवेज का जो प्रोटेस्ट है 1899 के समय में, उसका वो मेंशन करते हैं। तो ये नेम जो है वो सिमिलर हैं, अपना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बुक के अंदर में आप इनको रीड करोगे। फिर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ट्रेड यूनियंस के बारे में अगर हम देखें तो आईएलओ को जब इस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, कब ये सेटअप हुआ? 99 के समय ये सेटअप हुआ था, सॉरी 1919 के समय में, 1919 के समय में, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में। तो उसी समय में हमारे यहाँ पे इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी था, तो यहाँ पे भी जो ट्रेड यूनियंस का इस्टेब्लिशमेंट है वो आता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को सेटअप किया जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 1920 के समय में। लाला लाजपत राय हैं वो उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, और आप देखिए कि फाउंडिंग प्रेसिडेंट के अलावा दीवान चमन लाल हैं, उनको जनरल सेक्रेटरी हैं वो बनाया करते हैं। फिर बाद में जो ट्रेड यूनियंस का जो मूवमेंट है वो अलग फेज में पहुंचता है। ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, एनएम जोशी हैं, उनका लीडरशिप के अंदर में ट्रेड यूनियन फेडरेशन है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती हैं। और अब आपको हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग में भी विंग है जो एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बेल प्रोसेस एंड पेमेंट के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सुमोटो कोग्निजेंस है वो लिया गया है, जो अभी पेमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में बेल का जो ट्रेंड देखने के लिए मिला है। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस ये जो सुप्रीम कोर्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी जो लीगल प्रोसेस के रिगार्डिंग में कोई वहाँ पे बैड काइंड ऑफ प्रैक्टिस है, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस है, कैसा भी प्रैक्टिस जो कि अगेंस्ट द लॉ है, या आप देखिए कि किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस वो क्रिएट कर सकता है लीगल प्रोसेस के अंदर में, तो उसका सुमोटो कोग्निजेंस वो लिया करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट के थ्रू 3 ईयर का जो बार एक्सपीरियंस है उसको अलाउ किया था कि अगर आपको लोअर लेवल जुडिशरी का जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जिसमें आप देखिए कि एग्ज़ाम के अंदर में अगर आपको अपीयर होना है तो 3 साल का आपका लॉयरशिप का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, कि आप यहाँ पे बार का जो एक्सपीरियंस है उसी के थ्रू आप यहाँ पे एग्ज़ाम लिखने के लिए अलाउ हैं। तो उसको वन काइंड ऑफ ट्रिगर हुआ है, कंसर्न हुआ है। ट्रिगर तो आप देखिए कि एक बेसिकली एक तो जो लॉयर्स हैं वो एक्सपीरियंस आएंगे जो जज के रूप से सर्व करेंगे फिर लोअर जुडिशरी के अंदर में। बट यहाँ पे जो वुमेन्स के रिगार्डिंग में जो गर्ल जो स्टूडेंट हैं, जो कि आप देखिए कि हमारा सोशल जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि जल्द ही मैरिज के लिए अलाउ करते हैं, मैरिज का प्रोसेस के अंदर में इंगेजमेंट हुआ करता है। तो उस प्रोसेस को देखते हुए यहाँ पे जो स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट है, गर्ल एस्पिरेंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग में ये कंसर्न को क्रिएट करता है। तो ये बार एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे जो बेसिकली बताया गया, अलग अलग स्टेट्स के अंदर में ये वेरी भी करता है। कुछ स्टेट 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी जिन्होंने इंक्लूड किया है वहाँ पे लोकल जो जुडिशियल एग्जाम है उसके रिगार्डिंग में। अब इसका एक रिव्यू पेटिशन फाइल हुआ। रिव्यू पेटिशन आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कहाँ पे मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट अपना जो जजमेंट है उसको रिव्यू करता है आर्टिकल 32 के अंडर में, राइट। अब देखिए कि 32 के अंदर में उनको पावर दी, सॉरी 32 तो बेसिकली स्टूडेंट्स वो फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। 137 के रिगार्डिंग में है, सुप्रीम कोर्ट को 137 के रिगार्डिंग में है। हमारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को जो रिव्यू का जो राइट है वो कहाँ पे है? आर्टिकल 226 के अंडर में, कि कोई भी जजमेंट है जिसके अंदर में एरर है, समय के साथ में चेंज का ज़रूरत है, तो अपना जजमेंट को यहाँ पे चेंज है वो किया जा सकता है। अगर हम बात करें रिव्यू पेटिशन के बारे में, रिव्यू पेटिशन क्या किसके द्वारा यहाँ पे फाइल की जा सकती है? जो यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी हैं जजमेंट के साथ में, जिनको नाइंसाफ हुआ है या उसका पार्टी है वो जजमेंट का, क्या उन्हीं के द्वारा फाइल किया जा सकता है? नो स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन के द्वारा यहाँ पे रिव्यू पेटिशन को फाइल किया जा सकता है। 1 मंथ का एक टाइम पीरियड बताया गया है कि 1 मंथ के अंदर में रिव्यू पेटिशन फाइल हो, उसका फिर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा या जुडिशरी के द्वारा कि उसको उसका मेरिट है या नहीं है पेटिशन का। मेरिट के बाद में ही उसके रिगार्डिंग में फिर से जो उस प्रोसेस है उसको देखा जाएगा क्या चेंज का ज़रूरत है या नहीं है। अगर रिव्यू पेटिशन कैंसिल होता है तो पेटिशनर के पास में क्या और यहाँ पे ऑप्शन है वो अवेलेबल हैं? क्यूरेटिव पेटिशन एक यहाँ पे और एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्रोसेस है वो उनके पास में अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो कोर्ट को अप्रोच है वो कर सकते हैं। तो रिव्यू पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन, और हमने जुडिशरी का जो यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोसेस है उसके बारे में देखा।
अब आप देखिए कि जुडिशरी के बारे में एक और आपको पता होना चाहिए, हमारा लोअर जुडिशरी के अंदर में तो वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ स्टेट्स रिजर्वेशन देते हैं वुमेन्स को स्पेशली, तो लोअर जुडिशरी के अंदर में वुमेन जजेज हैं उनका संख्या काफ़ी अच्छा है। बट क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है? आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अभी तक हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसको किसी भी वुमेन जज के द्वारा नहीं सर्व किया गया। 1989 का वो समय है, मैडम फातिमा बीबी हैं जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनती हैं। अभी उनका रिसेंटली डेथ भी हुआ है, उस वजह से भी वो न्यूज़ में थे लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में। फिर आप देखिए कि मैडम फातिमा, हाई कोर्ट का फर्स्ट जज कौन हुआ करते थे? लैला सेठ हैं जो फर्स्ट जज हुआ करते थे हाई कोर्ट के अंदर में। ये आप देखिए कि 75 से लेकर 80 का जो समय है उस समय में उनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में सर्व किया गया था। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ वुमेन जजेज हैं वो शायद कम है, उनका नंबर 1-2 है शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। टोटल स्ट्रेंथ कितना है सुप्रीम कोर्ट का? 34 है। और स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंक्रीज डिक्रीज करना पार्लियामेंट के ऊपर में, और सिंपल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट हुआ करता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए कि 9 जुलाई का वो डे है जब यूएस और यूएस के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ उनको इम्पोज कर दिया जाएगा। तो उसी से पहले हमारा कंट्री एक जो एग्रीमेंट है उसको कैरी आउट करना चाहता है। अब वैसे भी ग्लोबल जो इकोनॉमी है प्रेजेंट समय में अनसर्टेन सिचुएशन में है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, टैरिफ को यूज करना कंट्रीज़ के द्वारा अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से काफ़ी सारे जो कंट्री हैं वो यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को यूज करना स्टार्ट किए हैं। बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस वो इंक्रीज हुए हैं। तो इंडिया और यूएस का जो बायलेटरल ट्रेड है वो डील जल्द ही एग्जिस्टेंस में आ सकता है। बट डेयरी और एग्रीकल्चर का वो सेक्टर है जिसके रिगार्डिंग में अभी डिस्कशन का कोई रिजल्ट है या उसका एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। तो ये उसके पर्सपेक्टिव से है। डेयरी और एग्रीकल्चर इंडिया का एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, मोर पॉपुलेशन का इंगेजमेंट है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सेंसिटिव इशू को देखना चाहती है कि कोई इम्पैक्ट ना हो, तो कोई प्रोटेस्ट ना हो। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और आसियान जो कि 10 कंट्रीज़ का ग्रुप है, 2009 के समय इंडिया के द्वारा टैरिफ के रिगार्डिंग में वहाँ पे इंडिया ने ओपन किया था। 71% जो टैरिफ है उसको ओपन कर दिया गया था इंडिया के द्वारा 2009 में आसियान कंट्रीज़ के साथ में। बट स्टूडेंट्स आसियान कंट्रीज ने जो ओपन किया इंडिया के साथ में जो टैरिफ है इतना नहीं लगेगा। वो आप देखिए कि 41 है, किसी ने 50 किया, जो 10 कंट्रीज है वहाँ पे। अब उसका रिव्यू किया जाए, उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारी मीटिंग्स कंडक्ट हुई हैं बट अभी भी कोई रिजल्ट है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। ओवर द ईयर्स जो 2009 है और अब प्रेजेंट समय में 2025 है, तो ओवर द ईयर्स इंडिया का एक्सपोर्ट तो डबल हुआ है। बट आप देखिए कि वहाँ से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रिपल हो गए हैं। वहाँ से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो ट्रिपल हुए हैं। तो ट्रिपल हुए हैं डेट मीन्स क्या है? इंडिया का यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन है कि चाइना का राउंड ट्रिपिंग के थ्रू इंडिया के अंदर में प्रोडक्ट का आना, या आप देखिए कि उनके द्वारा प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया के अंदर में डंप किया जाना आसियान कंट्रीज़ के द्वारा। आसियान जो ग्रुप है उसके अंदर में कौन कौन से कंट्रीज़ का पार्ट हैं? तो 10 कंट्री हैं जिसको हम याद रखते हैं मलेशिया के साथ में। फिर आप देखिए कि जो बर्मा है जो ओल्डर नेम हुआ करता है म्यांमार का, तो वो है। ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है। ये 10 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है जिसको आसियान के नाम से बोला करते हैं। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान के अंदर में जो शाह हैं जो पहलवी डायनेस्टी रूल किया करती थी ईरान के अंदर में, तो उसके जो शाह के जो सन हैं उनके द्वारा आप देखिए कि रिजाइम के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया गया है कि पीपल्स का कोलैप्स हुआ है, इस तरीके से रिजाइम पावर के रिगार्डिंग में। शाह का वहाँ पे जब रूल था तो आप देखिए कि ईरान को एक वन काइंड ऑफ डेवलप कंट्री या आप देखिए कि जहाँ पे वुमेन्स को अच्छे से राइट हैं वो अवेलेबल हुआ करते थे। 1979 के समय रिवॉल्यूशन होता है और रिवॉल्यूशन के बाद में आप देखिए कि वहाँ पे जो रिलीजियस लाइन के ऊपर में कंट्री में डिवाइड होता है। यूनाइटेड किंगडम पुलिस के द्वारा आप देखिए कि जो पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है उसको बैन किया गया है पार्लियामेंट के वहाँ पे। सीरिया के अंदर में डमेस्कस का जो एरिया है, सीरिया के अंदर में जो डमेस्कस है, डमेस्कस के अंदर में आप देखिए कि जो चर्च है, चर्च के अंदर में एक अटैक हुआ जिसको कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा कंडेम किया गया है। सीरिया के अंदर में एचटीएस के द्वारा पावर तो टेक ओवर किया गया। पावर टेक ओवर करने के बाद में आप देखिए कि वहाँ पे पीस के इस्टेब्लिशमेंट है, काफ़ी सारे अलग अलग वार लॉर्ड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ट्राइबल सेक्शंस हैं, उन सभी को इंगेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आईसिस भी अपना एक यहाँ पे ऑप्शन है वो देख रहा है उस एरिया के अंदर में, अगर वहाँ पे
कोई भी अनस्टेबिलिटी होता है, वैसे तो कंट्रीज ने रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है सीरिया के ऊपर जो सैंक्शंस थे, बट अगर वहाँ पे कोई भी अनस्टेबिलिटी होता है तो आईसीस अपना जो एरिया है उसको इंक्रीज कर सके। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूके के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे यूक्रेन के लीडर मिले हैं और उन्होंने रसिया के अटैक के बारे में बताया कि वहाँ पे कंटिन्यूस अटैक हुए हैं। ईरान के द्वारा आप देखिए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से सभी तरीके के जो रिलेशन है वो तोड़ लिए गए हैं। 1957 के समय में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो इस्टेब्लिशमेंट में आया था, 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का इंस्पेक्शन हुआ करता है इनके साथ में। और इजराइल का स्ट्राइक बताया गया है, इजराइल वहाँ पे जो एवीन नाम का जो प्रिजन है जो कि ईरानियन गार्ड्स का एक हेड क्वार्टर है जिसके ऊपर अटैक किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।